तो शुरू करते हैं हम लोग। तो कल हम लोगों ने गॉसेस लॉ उसकी एप्लीकेशंस कंप्लीट कर ली थी। हम लोगों ने गॉसेस लॉ प्रूव करने के बाद हम लोगों ने उसको यूज़ करके हमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल एट अ पॉइंट आउटसाइड इट। स्फेरिकल शेल के बाहर हमने निकाला, स्फेरिकल शेल के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली और स्फेरिकल शेल के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ठीक है, आज हम लोग कुछ उसके एग्जांपल्स करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन के। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आते रहे हैं आज हम लोग ये करेंगे, और टाइम रहा तो अगला टॉपिक भी हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे एप्लीकेशंस, मतलब कि क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन गॉसेस लॉ। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच हैव अपीयर्ड इन एग्जाम, जो एग्जाम में आए हैं बेस्ड ऑन गॉसेस लॉ। आज का ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को साथ साथ नोट करते रहो और इनके आंसर्स भी साथ साथ नोट करते रहो। कॉपी पेन तो आपके पास हमेशा ही रहनी चाहिए। ठीक है, कई बार आवाज़ कट के आती है, कभी वीडियो कट के आता है, तो आप लोग जैसे ही मौका मिले तुरंत नोट कर लेने की कोशिश करा करो, क्योंकि कभी भी जो है बोर्ड जो है ब्लर हो जाएगा, उसको नज़र नहीं आएगा, कई बार आवाज़ कटेगी। ठीक है, तो कोशिश करा करो। मैं भी स्लो चलूँगा और आप लोग भी थोड़ा सा फास्ट हो जाओ लिखने में। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे सम क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन गॉसेस लॉ। सम conceptual questions based on Gauss's law। ये होगा आज का टॉपिक, सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन गॉसेस लॉ। बेटा सभी अपने ऑडियो को ऑफ रखें, बीच में कोई भी ऑडियो अपना ऑन ना करे, डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, एक स्टूडेंट है, इसने अपना ऑडियो अभी ऑफ रखो बेटा, बीच में बिल्कुल भी ऑन नहीं करना आपको। कई बार क्या होता है, कई बार फ़ोन भी आ जाता है मेरे पास, तो चिंता की बात नहीं है। ओके, अगर कोई और बात होगी तो मैं मैसेज करूँगा, इसलिए आपको कभी भी बीच में ऑडियो ऑन नहीं करना। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पहले हाथ उठा करके पूछना। ठीक है, तो सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बेस्ड अपॉन गॉसेस लॉ, ये होगा हमारा आज का टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके देखेंगे। सबसे पहला पहला क्वेश्चन ये है, हमारे पास कोई भी सरफेस है, ये कोई सरफेस है। ठीक है, इसके अंदर चार्ज है Q1, Q2 माइनस Q3, बाहर है Q4, Q5। ठीक है, ये क्वेश्चन है और तुम लोगों को बताना है इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा। गॉस लॉ को समझ करके तुम्हें बताना है इस क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स क्या होगा। तो गॉस लॉ के हिसाब से फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, बाहर वाले की चिंता नहीं करनी। तो फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स होगा इस क्वेश्चन का, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, जो चार्ज अंदर है केवल वही लेने हैं। तो अंदर है चार्ज Q1 प्लस Q2, और क्योंकि Q3 माइनस का है, माइनस Q3 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा आंसर। समझ गए? क्लियर? बाहर वाले चार्ज को फ्लक्स में इंक्लूड नहीं करना। समझ गए? बाहर वाला चार्ज, क्लोज्ड सरफेस के बाहर वाला चार्ज फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फ्लक्स फाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, क्योंकि Q3 माइनस का है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ऐसे ही नोट करो। एक और क्लोज सरफेस बनाते हैं ऐसा हम लोग। एक और क्लोज सरफेस बनाया, और इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है Q1 माइनस
Q3 Q5, बाहर है Q2 और माइनस Q4। तो फ्लक्स बताओ कितना होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। फ्लक्स क्या होगा, Q1 जो अंदर है केवल वही चार्ज लेना है, Q1 माइनस Q3 प्लस Q5 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये होगा फ्लक्स। समझ गए? कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? ठीक है, केवल अंदर वाला चार्ज ही हमें लेना है। ओके, फटाफट नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास एक क्यूब है, ऐसा एक क्यूब है, क्यूब के बीचों बीच रखा है चार्ज Q, तो फ्लक्स कितना होगा। क्यूब के अंदर है चार्ज Q, तो फ्लक्स कितना होगा। कर सकते हो ना? अगर तुम्हारा आंसर Q बाई एप्सिलॉन नॉट है तो बिल्कुल सही है। समझ गए? आसान है, केवल अंदर वाला चार्ज लेना है। अगला क्वेश्चन इस जैसा ही है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें वही क्यूब है, सेम क्यूब है। इस क्यूब की साइड है A, क्यूब की साइड है A, अंदर रखा है चार्ज Q। ठीक है, तो इस वाले सरफेस का फ्लक्स बताना है। फ्लक्स लिंक्ड विद वन फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के एक फेस का फ्लक्स बताना है, ये क्वेश्चन है। समझे? हमें क्यूब के एक फेस का फ्लक्स निकालना है। पहले बताओ क्यूब के कितने फेस होते हैं। क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6। ठीक है, क्यूब के कितने फेस होते हैं? क्यूब के होते हैं 6 फेसेस। ठीक है, क्यूब के होते हैं 6 फेस। तो टोटल फ्लक्स तो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और 6 फेस में बराबर बराबर बटेगा। ये जो फ्लक्स होगा वो सभी सरफेसेस पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो 6 में डिवाइड हो जाएगा, तो एक का कितना होगा करके बताओ, फिर आंसर चेक करेंगे। एक बार करके बताओ क्या आंसर आया। यस बताओ। 3 कैसे हुआ? 6 फेस में Q बाई एप्सिलॉन नॉट बटेगा, यानी कि एक का कितना हुआ? 6 में बराबर बट गया ना, तो एक का हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 6 में बटेगा तो आंसर आएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। समझे? क्योंकि हमारे क्यूब के कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, तो एक फेस का निकालना है। एक फेस का होगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। अगला है, एक और क्यूब लेते हैं। ऐसे एक और क्यूब लिया और इसमें आधा चार्ज अंदर है और आधा बाहर। ये वाला चार्ज अंदर है, आधा अंदर है आधा बाहर है। तो फ्लक्स कितना होगा? पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? पूरे क्यूब का फ्लक्स कितना होगा? अच्छा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में ध्यान रखो। इस वाले क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में चौथे नंबर क्वेश्चन में चार्ज सेंटर पे रखा है। चार्ज सेंटर पे रखा होना चाहिए, ठीक है, तब बराबर बटेगा। नहीं तो जिसके नजदीक आएगा ना उसमें फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं है ना क्यूब के, तो फ्लक्स उस पे ज्यादा हो जाएगा जो सरफेस नजदीक होगा। आधा चार्ज अंदर है इस वाले क्वेश्चन में, पांचवें क्वेश्चन में आधा चार्ज अंदर है और आधा बाहर है,
तो फ्लक्स कितना होगा, केवल आधा ही चार्ज लेना है हम लोगों को, तो फ्लक्स हो जाएगा, बताओ, टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब, क्यू बाई, अगर 2ε0 है तो तुम्हारा आंसर ठीक है, क्योंकि केवल आधा चार्ज हमारे क्यूब के अंदर है। समझ गए? क्लियर? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम दो क्यूब बनाएं, इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं, अगर हम लोग ऐसे दो क्यूब बनाएं, यहां चार्ज रखा है, इधर चार्ज रखा है, एक क्यूब और ऊपर भी बना लो इसके, एक क्यूब ऐसे बना लिया, ऐसे भी हमने क्यूब बनाया, तो ये जो चार्ज है ना, ये वाला, ये दो क्यूब में बराबर बराबर बटा है, आधा आधा बट गया है, तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स होगा Q बाई 2ε0, ठीक है, क्योंकि आधा आधा डिवाइड हो गया है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अब की बार चार्ज क्यूब के कॉर्नर में रखा है, ऐसे कॉर्नर में रखा है, तो बताओ एक क्यूब का मतलब इस क्यूब का फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। एक जो चार्ज है वो क्यूब के कॉर्नर में रखा है, हमें बताना है क्यूब का फ्लक्स। अब ये देखो कि जो चार्ज हमारे क्यूब के कॉर्नर में रखा है उसको कितने क्यूब शेयर करेंगे, जो चार्ज हमारे क्यूब के कॉर्नर में रखा है उसको कितने सारे क्यूब शेयर करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो चार्ज था वो सरफेस पे रखा था, उसको दो क्यूब शेयर कर रहे थे, यहाँ पर जो चार्ज है वो कॉर्नर में रखा है, तो ऐसे चार्ज को कितने क्यूब शेयर करेंगे। तो देखो ये इमेजिन करने वाली बात है, मैं एक क्यूब यहां बना सकता हूं, इसे बगल में ऐसे, एक क्यूब इसके यहां पर बन जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे क्यूब बन गया, ऐसे एक क्यूब ये बन गया, ओके, एक क्यूब ये बन गया, एक क्यूब ये बन गया, चार नीचे आ गए ना, ऐसे चार ऊपर भी आ जाएंगे, ऐसे ही चार ऊपर भी होंगे, इस तरीके से देखो, चार नीचे चार ऊपर, तो एक कॉर्नर को 8 क्यूब शेयर करेंगे, ठीक है, एक चार्ज को जो कॉर्नर में रखा है उसको 8 क्यूब्स शेयर करेंगे। इसका मतलब एक चार्ज का कितना हिस्सा एक क्यूब के पास है, 1/8 है ना, तो कितना हिस्सा एक क्यूब के पास है, केवल 1/8 हिस्सा ही पास में है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे Q/8ε0, ठीक है, 1/8 हिस्सा ही क्यूब के पास होगा, तो हमें मिलेगा 1/8 Q/ε0। समझ गए? चार्ज जो कॉर्नर में रखा है उसको 8 क्यूब्स शेयर करेंगे, तो एक क्यूब का जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 होगा, इसलिए फ्लक्स होगा Q/8ε0। समझ गए? क्लियर? बना लो इसे फटाफट, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7,
देखो ये एक्स एक्सिस बनाई हुई है मैंने, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाई है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आया हुआ है। और यहां पर रखा है एक क्यूब, यहां पर एक क्यूब रखा है ऐसे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है तुम्हें, दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है के एक्स, ठीक है, और आई, या यू कह एक्स आई है, सिर्फ एक्स आई, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस क्यूब का एज है ए, इस क्यूब की जो एज है वो कितनी है, ए, एक साइड कितनी है, ए। तो ये है फर्स्ट सरफेस इधर वाला, ये वाला है फर्स्ट सरफेस और ये वाला है सेकंड सरफेस। तो तुम्हें बताना है फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस का फ्लक्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड, क्वेश्चन है इसका फाइंड फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट सरफेस एंड सेकंड सरफेस। फाइंड फ्लक्स linked with first and second surface. Find flux linked with first and second surface and charge inside the cube. 3 क्वेश्चन इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहले सरफेस का फ्लक्स निकालना है, दूसरे सरफेस का फ्लक्स निकालना है, और अंदर कितना चार्ज है ये भी निकालना है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया हुआ है ये जो पॉइंट है ये ओ है, और ये वाला पॉइंट है ए दूरी पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2a दूरी पर, क्योंकि हमारे क्यूब की जो एज है वो कितनी है, ए है। तो हमें निकालना है पहले सरफेस का फ्लक्स, सेकंड सरफेस का फ्लक्स और अंदर रखा हुआ चार्ज। बताओ ये सबको क्लियर है, ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है? क्या सभी को ये क्वेश्चन क्लियर नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नहीं है तो मैं फिर से इसे समझाऊं। दिखाई दे गया? एक क्यूब है हमारा, क्यूब सेंटर से ए दूरी पर रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ये वाला फॉर्मूला है, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये दे रखा है। तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स निकालना है, सेकंड सरफेस का फ्लक्स निकालना है, और दोनों मतलब कि हमारे क्यूब के अंदर कितना चार्ज है ये भी निकालना है, ये काम करना है। तो पहले देखो, ध्यान से देखो, क्या कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बदलती जाती है। इस क्वेश्चन में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो डिस्टेंस के साथ बदलती जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बदलती जा रही है। यानी कि ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू ए, कितनी होगी, E इज इक्वल टू ए, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल टू 2a पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2a पर कितना होगा, वो होगा 2a, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2a, समझ गए? अब फ्लक्स निकालते हैं। पहले सरफेस का फ्लक्स लिंक्ड विद फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट एरिया वेक्टर, है ना? E डॉट एरिया वेक्टर होता है।
तो पहला सरफेस कौन सा है? ये पहला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है? पहले सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ है? एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड एंड नॉर्मल, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। तो एरिया वेक्टर होगा इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एक्स डायरेक्शन की तरफ है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? एक्स डायरेक्शन की तरफ है। और ए डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इतनी। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू है ए, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू कितनी है? ए, ओके। और एरिया, एरिया कितना है? एरिया है इसका, क्योंकि हमारे क्यूब की जो एज है ना वो है ए, तो फेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, तो एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री, cos 180। तो फ्लक्स हो गया माइनस ए क्यूब, तो फ्लक्स हो गया माइनस ए क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो। क्लियर नहीं तो मुझसे पूछ लो एक बार, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो पूछ सकते हो। बताओ इतना समझ में आया, तब आगे का बताऊंगा। सभी को क्लियर है वाली बात? ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछो। ऐसे ही अगर समझ में आ गया तो सेकंड सरफेस का निकाल लो। अगर समझ में आ गया है तो सेकंड सरफेस का फ्लक्स निकाल लो। बताऊं सेकंड सरफेस के क्या करेंगे? सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? x की वैल्यू क्या होगी सेकंड सरफेस के लिए? सेकंड सरफेस के लिए x की वैल्यू हो जाएगी 2a, क्योंकि ये भी a और ये भी a, तो a और a, तो 2a डिस्टेंस हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक कितनी हो जाएगी? 2a। सो सेकंड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 2a। और एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर इस तरफ ही होगा, एरिया वेक्टर ऐसे ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। अब की बार एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 2a, है ना? तो सेकंड सरफेस के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? फ्लक्स लिंक्ड विद सेकंड सरफेस phi2 इज इक्वल टू ई डॉट ए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2a, एरिया है a स्क्वायर, एंगल है 0 डिग्री, है ना? एंगल कितना है? 0 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमें मिला 2a क्यूब, ठीक है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो दोनों सरफेस का फ्लक्स आ गया, बात समझ में आई? दोनों सरफेस का फ्लक्स आ गया, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब। हमें दिया नहीं है, हमें केवल फ्लक्स बताया है, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, और हमसे फ्लक्स पूछा है फर्स्ट सरफेस का, सेकंड सरफेस का, और अंदर रखा है कितना चार्ज, ये पूछा है। तो चार्ज, अब गॉस लॉ यूज करेंगे। फ्लक्स लिंक्ड इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द सरफेस। हमें चार्ज पता नहीं लेकिन फ्लक्स तो पता है ना, है ना? तो ये वाला फ्लक्स तो माइनस में, ये वाला फ्लक्स प्लस में, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ सरफेस का? सो टोटल फ्लक्स हुआ phi1 प्लस phi2 इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? देखो इधर, तो टोटल फ्लक्स कितना? टोटल फ्लक्स phi1 प्लस phi2 इज इक्वल टू अंदर रखा हुआ चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? तो phi1 phi2 हमारे पास है। phi1 कितना है? phi1 है माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब, और phi2 कितना है? phi2 है प्लस 2a क्यूब,
और दैट इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ए क्यूब माइनस 2a³ माइनस a³ प्लस 2a³ मतलब a³ मिल गया, a³ इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो q कितना आ जाएगा, तो q आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a³। मैं यहां लिख देता हूं, तो चार्ज आ गया एप्सिलॉन नॉट a³। ये हमारा लास्ट वाला आंसर है, एप्सिलॉन नॉट a³ कूलॉम। कूलॉम बताओ भाई, किसको क्लियर नहीं है? जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ सकता है। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को? समझो एक बार अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, अच्छे से समझ लो। डाउट है तो पूछ लो, किसी को क्लियर नहीं है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो सबको क्वेश्चन? ओके, कुछ क्वेश्चंस और हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हैं जिनको समझने के लिए थोड़ा सा फिगर, बड़े अच्छे फिगर बनने चाहिए, और उसको मैंने 3D की हेल्प से समझाया है। यूट्यूब वीडियोस मैं आपको लिंक भेजूंगा, और शायद पहले भी भेजे हैं। वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे एग्ज़ाम्स में आते हैं, अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स में आते हैं, उनको आप देखो। और वैसे भी वो देखने ज़रूरी हैं, अब चाहे एग्ज़ाम कोई दो चाहे ना दो, क्योंकि उनसे आपको देख करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बहुत छोटी छोटी बातें समझ में आएंगी। जैसे एरिया वेक्टर की ही समस्या कई बार बन जाती है, कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम बन जाती है, तो वो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, वो देखने ज़रूरी हैं। ये जो लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया, ये काफ़ी काम का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप लोग जो है इन क्वेश्चन को अच्छे समझोगे और बुक में से और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक कर सकते हैं। अगले टॉपिक का हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग जो करेंगे वो है कैपेसिटर्स। अगला जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो होगा कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, ये है हमारा अगला टॉपिक, कैपेसिटर्स।